सुल्तानगढ़ नाम के राज्य में राजा धर्मसेन राज किया करते थे। राजा धर्मसेन बहुत ही नेक और दयालु राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही खुश रहा करती थी, लेकिन धर्मसेन अक्सर चिंतित रहा करते थे। क्या बात है महाराज, आपने मुझे याद किया? मंत्री जी, हम बहुत चिंता में हैं। ऐसा क्या बात है जो आपको रात में सोने भी नहीं देती है? मंत्री जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारी पुत्री मंदाकिनी अब विवाह योग्य हो गई है। जी महाराज, राजकुमारी मंदाकिनी जितनी गुणवती कन्या इस पूरे राज्य में नहीं है कहीं भी। यही तो हमारी चिंता का विषय है मंत्री जी। मंदाकिनी इतनी सुंदर और गुणवती है कि उसके लिए राज्य में कोई भी युवक नहीं मिलेगा। हम उसका विवाह किसके साथ करें? हमें लगता है कि कहीं उसके विवाह के लिए कोई योग्य व्यक्ति मिला ही नहीं तो क्या होगा? आप इतना क्यों सोचते हैं महाराज? मंदाकिनी की किस्मत में जो होगा वह उसे मिल जाएगा। आपकी ये बात भी ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप मंदाकिनी के लिए कोई योग्य वर ढूंढ कर लाएं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। महाराज से मिलकर मंत्री अपने घर लौट आया। मंत्री जी की पत्नी ने उनके चेहरे पर चिंता देखी तो पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? महाराज मंदाकिनी का विवाह करना चाहते हैं और मुझसे उसके लिए वर खोजने के लिए कहा है। तो इसमें इतना परेशान क्यों होना? क्या कहना चाहती हो तुम? देखो, हमारा बेटा भी अब विवाह के लायक है। महाराज उसे अच्छे से जानते भी हैं और हमारे भी संबंध उनके साथ अच्छे हैं। आप एक बार हमारे बेटे भानु प्रताप के लिए मंदाकिनी का हाथ मांग कर देखिए। मुझे नहीं लगता कि महाराज आपकी बात को टालेंगे। ये विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? कल समय मिलते ही मैं महाराज से बात करूंगा। ठीक है। अपनी पत्नी की बात मानकर मंत्री जी चैन की नींद सो गए। अगले दिन राजकुमारी मंदाकिनी अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए पहुंची। उसी समय वहाँ मंत्री जी का बेटा भानु प्रताप भी शिकार करने गया हुआ था। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, लगता है कोई अच्छा खासा शिकार हाथ आएगा। राजकुमारी, आप शिकार ढूंढ रही है और महल में आपके विवाह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब तो आप दिन गिनना शुरू कर दीजिए, कब आपको महल छोड़कर ससुराल जाना पड़े। हमें महल छोड़ने की कोई चिंता नहीं है। पिताजी जो निर्णय लेंगे वो ठीक ही होगा। आप सुंदर होने के साथ साथ होशियार भी हैं। चलो अब शिकार करते हैं। मंदाकिनी आगे पहुंच गई कि तभी भानु प्रताप की नजर मंदाकिनी पर पड़ी। उसने आज तक मंदाकिनी को नहीं देखा तो वो जानता नहीं था कि मंदाकिनी कौन है। वो मंदाकिनी के पास आया और बोला, अरे सुंदरी, अकेले जंगल में कहाँ घूम रही हो? तुम कौन हो और मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? अगर तुम मुझसे विवाह करो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मेरी तलवार तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए जरा भी नहीं सोचेगी। लगता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार है। तुम शायद जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मेरे पिता सुल्तानगढ़ राज्य के मंत्री हैं। अच्छा, फिर तो आप बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं। मुझे आपसे डरना चाहिए। बड़ी जल्दी तुम्हें सब समझ में आ गया। अब मेरे साथ चलो, तुम्हें भी महल दिखा लाऊं। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। मंदाकिनी भानु प्रताप के साथ चल दी। इधर मंत्री जी महाराज के पास आए और बोले, महाराज, मुझे लगता है कि आपके लिए योग्य वर की खोज अब पूरी हो चुकी है। अगर आपको मेरा विचार अच्छा लगे तो। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या इतनी जल्दी आपने हमारी बेटी के लिए वर ढूंढ लिया? जी महाराज, मेरा बेटा भानु प्रताप अभी ही अपनी शिक्षा पूरी कर लौटा है। मैं चाहता हूँ कि आप मंदाकिनी का विवाह उसके साथ कर दें, वह भी योग्य है। मंत्री जी की बात सुनकर महाराज के चेहरे के भाव बदल गए और वो बोले, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी बेटी एक राज्य की राजकुमारी है और आपका बेटा अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी करके आया है। उसका विवाह किसी राजकुमार या राजा से ही होगा। आगे से ऐसी बात ना करिएगा, जाइए यहाँ से। महाराज की बात का मंत्री जी को बुरा लग गया, लेकिन वे बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए। भानु प्रताप महल में राजकुमारी को ला चुका था। जैसे ही राजकुमारी महल में आई तो महाराज उनसे मिलने चले गए, लेकिन भानु प्रताप को गलतफहमी हो गई। अरे महाराज, आपको कैसे खबर हुई
कि मैं आने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हो भानु प्रताप? वो सब छोड़िए महाराज, हम अपने मित्र को महल घुमाने लाए हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम इन्हें राज दरबार दिखा लाएं। महाराज ने राजकुमारी मंदाकिनी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। हाँ हाँ बिल्कुल जाइए। आओ सुंदरी, तुम भी क्या याद रखोगी? राज दरबार इस तरफ है। नौजवान, आपको कैसे पता? क्योंकि ये महल इन्हीं का है भानु प्रताप। क्या मतलब? मतलब ये कि हम इस राज्य की राजकुमारी हैं मूर्ख युवक। मंदाकिनी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और भानु प्रताप वहाँ से गुस्से से चला गया और अपने घर आ गया। क्या बात है भानु, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उस मंदाकिनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मंदाकिनी, क्या बात है? क्या किया मंदाकिनी ने? उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है और महाराज को उस पर। उन्हें लगता है उनकी बेटी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उसका विवाह तो किसी राजकुमार या राजा से होना चाहिए। राजकुमार या राजा? अच्छा तो ये बात है। अब आप लोग देखना उसे कितना अच्छा राजा मिलेगा। भानु प्रताप बदले की आग में घर से बाहर निकल गया। दिन बीतने लगे, सब कुछ सामान्य हो गया। राज्य में ही एक छोटे से मकान में रहने वाला महेश परेशान होकर अपने दोस्त नरेंद्र से मिलने उसकी दुकान पर पहुंचा। क्या बात है महेश, तुम परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं मैं क्यों परेशान हूँ। तुम तो जानते ही हो कि मेरे माता पिता मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब तो उन्हें ये भी नहीं पसंद है कि अब मैं उनके साथ रहूं। तुम्हारी माँ का तो समझ में आता है कि वो सौतेली है, लेकिन तुम्हारे पिता तुमसे नफरत क्यों करते हैं? पता नहीं, शायद इसलिए कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। तो ये तो किस्मत की बात है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? खैर मैं तो तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ, हो ना हो कभी तो तुम्हारी किस्मत बदलेगी ही। पता नहीं क्या होगा मेरे जीवन में। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। महेश वहाँ से उठकर जाने लगा कि तभी नरेंद्र ने उसे टोका। अरे महेश, जरा सुनो तो। हाँ क्या हुआ? अरे वो ये थोड़ा राशन है, मंत्री जी के यहाँ पहुँचाना है। अगर तुम ये वहाँ पहुँचा दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं दुकान छोड़कर अभी जा नहीं सकता। अच्छा ठीक है, लाओ मैं दे आता हूँ। महेश सामान लेकर मंत्री जी के घर आ गया। वह उनके घर के बाहर खड़ा था कि तभी मंत्री जी बाहर आए और बोले, क्या बात है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? मंत्री जी, वो मैं ये राशन देने के लिए आया था। अच्छा अच्छा, जाओ अंदर रखवा दो। महेश सामान घर के अंदर रखकर बाहर लौट आया और मंत्री जी को प्रणाम कर जाने लगा कि तभी मंत्री ने उसे टोका। सुनो, इधर आओ। क्या बात है मंत्री जी, मुझसे कोई गलती हुई क्या? तुम कहाँ रहते हो और किसके साथ? मैं यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहता हूँ। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं नहीं, अभी नहीं। मेरे घर वाले मेरे बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो तुम शादी करोगे? क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी और बिल्कुल चुप रहना होगा। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे परिवार वालों को मैं खत्म कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मंत्री जी ने महेश को धमकाकर शादी के लिए तैयार कर लिया था। अब महाराज और मंदाकिनी को समझ आएगा। मंदाकिनी के लिए कोई राजा महाराजा ढूंढ रहे थे ना, अब देखना कैसे मंदाकिनी को 7वें आसमान से उतारकर जमीन पर लाऊंगा। अगले दिन मंत्री जी महल में महाराज के पास पहुँचे। मंत्री जी, हम उम्मीद करते हैं आज आप किसी और बात को लेकर हमसे चर्चा करने आए हैं। हाँ महाराज, दरअसल हमने राजकुमारी के लिए सुयोग्य वर खोज लिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन है वो? महाराज, वे सबसे शक्तिशाली राज्य माहिष्मति के राजकुमार भद्रबाहु हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्यों, ये वही भद्रबाहु है जो राजा चंद्रसेन के बेटे हैं?
जी महाराज, लेकिन भद्रबाहु आजकल वनों में रहते हैं और साधना भी कर रहे हैं। वो मौन व्रत धारण किए हुए हैं और उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त है? हमें सब मंजूर है। उनकी शर्त है कि विवाह के पश्चात राजकुमारी को उनके साथ अकेले ही भेज दिया जाए। माहिष्मती साम्राज्य हमसे कई गुना ताकतवर और बड़ा है। वहाँ के राजा के यहाँ संबंध होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आप उन्हें बुलाइए और विवाह की तैयारी कीजिए। राजा की बात सुनकर मंत्री के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वह अपने घर लौट आया और महेश को बुलाया। मंत्री जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारे लिए एक कन्या देखी है। दरअसल वो महल में दासी है, उसका कोई नहीं है। महाराज उसका विवाह स्वयं करवा रहे हैं। तुम मुझे उसके लिए योग्य लगते हो, लेकिन महाराज की एक शर्त है। महाराज की जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। महाराज चाहते हैं कि दासी का विवाह जिससे भी हो रहा है वह कुछ बोलता ना हो। दरअसल वो दासी को महाराज अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तो वो नहीं चाहते कि कोई भी एक शब्द उससे कहे। ठीक है, मैं समझ गया, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मंत्री ने महाराज से कहकर मंदाकिनी के विवाह की सारी तैयारियां करवा ली और तय दिन पर महेश को लेकर महल में आ गया। अब तुम बस अपने मुंह को बंद रखना, नहीं तो अगर महाराज को गुस्सा आ गया तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। मंत्री की बात सुनकर महेश ने हाँ में सिर हिला दिया। अरे वाह मंत्री जी, भद्रबाहु के चेहरे पर चमक तो बिल्कुल राजाओं जैसी है। आखिर वे राजा ही हैं। मंदाकिनी का विवाह महेश के साथ हो गया। महाराज ने मंदाकिनी को बिना सैनिकों और दासी के बिना शर्त के अनुसार महेश के साथ भेज दिया और मंदाकिनी भी अपने पिता की आज्ञा मानकर महल से चली गई। अब देखो आएगा मजा। अरे किस बात का मजा ले रहे हैं आप? मुझे भी तो बताइए। मंदाकिनी की शादी उस गरीब महेश से हो गई है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। आपके भी दिमाग का जवाब नहीं। कुछ देर बाद महेश मंदाकिनी को लेकर अपने घर आ गया। घर आते ही उसकी सौतेली माँ उस पर बरस पड़ी। अरे महेश, तू कहाँ घूम रहा है? ये गायों का चारा कौन काट कर लाएगा? माँ, मैं आपकी बहू लाया हूँ। महेश की बात सुनकर उसका पिता भी बाहर आ गया और बोला, क्या कहा? बहू? ये कहाँ से लाया? ये महल में काम करने वाली दासी थी। इससे मेरा विवाह आज ही हुआ है। क्या तेरी बुद्धि में भूसा भरा है? एक तो हम तुझे ही नहीं खिला पा रहे हैं, तेरी पत्नी का पेट कहाँ से भरेंगे? मैं अब तेरा खर्चा नहीं उठा सकता। तुम अब मेरा घर छोड़कर चले जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मैं आपका बेटा हूँ। देखो बेटा, इतने समय तक मैंने तुमसे एक बात छिपा कर रखी है। कौन सी बात? तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ, कई साल पहले तुम मुझे नदी के पास मिले थे। मैं तुम्हें अपने घर ले आया था। इतनी बात जानने के बाद मेरा यहाँ रुकना अब किसी काम का नहीं। इतने साल तक आपने मुझे अपने घर में रखा, इसका बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। महेश मंदाकिनी को लेकर वहाँ से चला गया। वो दोनों चलते जा रहे थे कि तभी मंदाकिनी ने पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम महल वापस लौट जाओ। अब मेरे पास ना घर है ना तुम्हें खिलाने को कुछ। अब मैं तुम्हारे लायक नहीं, मुझे माफ कर दो। आपके साथ सुख दुख में रहने की कसम खाई है मैंने। मैं आपको छोड़कर अब महल नहीं जा सकती। मैं आपके साथ ही रहूंगी। तुम्हारी ये बातें सुनकर तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। ठीक है, अब हम नई शुरुआत करेंगे। सुना है यहाँ से कुछ दूर पर माहिष्मती नाम का राज्य है। वहाँ मुझे कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। महेश और मंदाकिनी माहिष्मती राज्य में आ गए। माहिष्मती राज्य बहुत ही वैभवशाली नगर था। महेश और मंदाकिनी वहाँ पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। तभी महल में मंदिर बनाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी और मजदूरों के लिए मुनादी की गई। महल में मजदूरों के लिए जगह खाली है। कुछ दिन वहाँ काम करूँगा तो कुछ दिन खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। ठीक है। महेश महल में पहुँच जाता है
और वहाँ मंदिर बनाने के काम में लग जाता है। सभी मजदूर काम कर ही रहे थे, तभी महेश बहुत ज्यादा गर्मी लगने की वजह से पानी पीने के लिए जाता है। वहाँ पर माहिष्मती साम्राज्य के मंत्री अरुणोदय खड़े हुए थे। अरुणोदय महाराज के खास मंत्री थे और कई सालों से माहिष्मती साम्राज्य के शुभ चिंतक भी बने हुए थे। क्या मुझे पानी मिलेगा? हाँ, आओ। महेश पानी पीने के लिए झुकता है कि तभी मंत्री जी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है। मंत्री महेश के सामने झुक जाते हैं। क्या हुआ मंत्री जी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तुम कहाँ से आए हो? मैं सुल्तानगढ़ से आया हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं काम की तलाश में यहाँ तक चला आया। तुमने आने में कितनी देर कर दी? क्या बात है, क्या आप मुझे बताएंगे? तुम इसी वक्त मेरे साथ महल चलो। मंत्री जी महेश को महल में महाराज के पास ले गए और बोले, महाराज, इतने साल से आप जिस उम्मीद में थे, आज वो उम्मीद खत्म हो गई। क्या कह रहे हैं आप? ये देखिए महाराज। अरुणोदय ने महाराज को महेश की गर्दन पर बना हुआ निशान दिखाया, जिसे देखकर महाराज भी चौंक गए। क्या आप लोग बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है? महाराज, ये वही है। हाँ, ये मेरा बेटा है, भद्रबाहु। क्या? हाँ, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे। तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमने तुम्हें नदी में बहा दिया था, लेकिन हमारे सेनापति ने धोखा दिया और तुम्हें नदी में से नहीं निकाला। हमें लगा हमने तुम्हें खो दिया, लेकिन राज्य की प्रजा को कुछ पता न चले, इसलिए हमने कहा था कि हमने तुम्हें तुम्हारे ननिहाल भेज दिया और तुम विशेष शस्त्र विद्या सीखने के लिए जंगलों में हो, लेकिन आज तुम हमें मिल गए। ईश्वर की कृपा है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारे गर्दन पर बना ये निशान इसका सबूत है। तुम ही माहिष्मती साम्राज्य के राजकुमार हो। इसका मतलब मेरे पिताजी ने कहा था कि उन्होंने मुझे नदी के पास पाया था, तो ये भी सच है। हाँ, मुझे अपनी पत्नी को ये सब बताना है। मंत्री जी, आप मेरे बेटे के साथ जाइए और हमारी बहू को शान के साथ महल में लाइए। महेश मंत्री जी और शाही सवारी के साथ अपने घर आया, लेकिन वहाँ उसने देखा कि मंदाकिनी के पिता वहीं खड़े हैं। मंदाकिनी, हमें माफ कर दो। मंत्री ने हमें झूठी बातों में फंसाया और तुम्हारी शादी उस गरीब लड़के से करवा दी। हमने मंत्री को सजा दे दी है। तुम हमारे साथ महल चलो हमारी पुत्री। नहीं पिताजी, अब जैसे भी हुआ हो, लेकिन मेरा विवाह हो चुका है। मैं इन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। ये मेरी किस्मत है। यह सब मेरी गलती है। मैंने ही नहीं कोई खोजबीन की। मुझे गुप्तचरों से मालूम हुआ कि माहिष्मती साम्राज्य के राजकुमार भद्रबाहु तो खुद राज्य में ही नहीं है। उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। पिताजी, अब कुछ भी हो, मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी। मैं महल वापस नहीं जा सकती, और इससे पहले वो आए और उन्हें कुछ पता चले, आप यहाँ से चले जाएं। मेरी पुत्री, तुम्हारे सिवा मेरा कोई और नहीं है। तुम्हें इतने कष्टों में देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। उस लड़के ने भी मुझसे झूठ कहा कि वो राजकुमार भद्रबाहु है। महाराज, आप गलत सोच रहे हैं। अब ये संयोग कहे या चमत्कार, आपकी पुत्री की शादी जिससे हुई है वो ही इस राज्य के राजकुमार भद्रबाहु है। क्या? हाँ महाराज, हम तो यहाँ माहिष्मती साम्राज्य की बहू को लेने आए थे। आप भी हमारे साथ महल में चलिए। मंत्री अरुणोदय ने मंदाकिनी के पिता को सारी बात बता दी। सारी घटना जानकर महाराज के दिल को तसल्ली मिली और वे महाराज चंद्रसेन से आ मिले। चंद्रसेन जी, हमने सोचा था कि हमने अपनी बेटी का विवाह भद्रबाहु से किया है, और ये बात सच भी निकली है। हमारा बेटा तो हमें मिला ही, साथ ही हमें मंदाकिनी जैसी बहू भी मिली। किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। हम आज ही भद्रबाहु यानी अपने बेटे को महाराज बनाते हैं। पिताजी, आज तक मुझे जिन लोगों ने पाला है, मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्होंने आज तक मेरे ऊपर जो भी खर्चा किया है, उतना धन उन्हें भेज दिया जाए। अब तुम महाराज हो, तुम जो चाहे वो करो। महाराज को अपना हक वापस मिल गया
और मंदाकिनी को अपने पति के रूप में राजा चारों तरफ लोग उत्सव मनाने लगे।